अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सईदा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आज की वीडियो रिक्वेस्ट थी, किसी ने मुझसे बोला था कि पंजाब यूनिवर्सिटी वालों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 11 अक्टूबर से, तो जो मास्टर्स पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड कर दें। सबसे पहले तो मैं आपको इमरान खान वाली बात ही बोलूँगी कि आप लोगों ने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए जब हम टेंशन लेते हैं ना किसी चीज़ की, तो जो चीज़ हमें आती होती है वो भी हम ठीक से नहीं कर सकते। तो आपने चिल रहना है, बिल्कुल आराम से सुकून के साथ आप लोगों ने पेपर्स देने हैं, बहुत अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। और मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। तो अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी किन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है और कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अमेरिकन लिटरेचर से। अब इसमें 3 चीज़ें आती हैं, अमेरिकन पोइट्री, अमेरिकन ड्रामा, अमेरिकन नावल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेरिकन पोइट्री की। अब इसमें मैंने 2 पोइट्स को टच किया, एक सिल्विया प्लाथ और दूसरी एड्रियन रिच। अब अमेरिकन पोइट्री वाला पोर्शन जो आपने प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले आपको जो पोइट है उसकी लाइफ हिस्ट्री का पता होना चाहिए। जब तक आपको पोइट की लाइफ हिस्ट्री का नहीं पता होगा, आप उसकी पोइट्री को सही से समझ नहीं सकते, ना ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिल्विया प्लाथ की अगर एग्जांपल लें, तो आप जब उनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सैडनेस देखी है, ठीक है। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस थी और एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहती थी, ठीक है, जहाँ पे मेल डोमिनेंट होते थे। तो उनके जो फादर थे, उनके जो हस्बैंड थे और जितने भी मर्द थे, ठीक है, उन्होंने उनकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया। इसी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत दफ़ा सुसाइड अटैम्प्ट्स की, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही। लेकिन आखिरकार उनकी जब डेथ हुई तब भी उन्होंने सुसाइड ही की थी, नॉर्मल डेथ नहीं थी उनकी। तो ऐसी बंदी जिनकी लाइफ डिप्रेशन में गुजरी हो, तो उनकी पोइट्री में हमें सैडनेस नज़र आएगी, एक एम्प्टीनेस नज़र आएगी, ठीक है। इसके अलावा सिल्विया प्लाथ की जो पोइट्री है वो कन्फेशनल पोइट्री है। उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा है, जो ट्रॉमास उन्होंने फेस किए उसके बारे में लिखा है, जिस तरह से वो डिप्रेशन में रही उसके बारे में लिखा। इसके अलावा अपने हस्बैंड की वजह से, अपने फादर की वजह से उन्होंने जो सफरिंग्स को डील किया उसके बारे में लिखा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उन्होंने जो सुसाइड अटैम्प्ट्स किए अपनी लाइफ में उसके बारे में अपनी पोइट्री में लिखा। और उसके अलावा जो उनकी डिज़ायर थी डेथ के लिए, वो चीज़ें हमें नज़र आएंगी उनकी पोइट्री में। तो इसलिए जब तक हमें उनकी लाइफ हिस्ट्री का नहीं पता होगा, हम उनकी पोइम्स को समझ नहीं सकते। जैसे कि अब इनकी एक पोइम है डैडी, उसमें उन्होंने अपने जो फादर है उनकी बहुत ज़्यादा बुराइयां की। कभी उनको हिटलर के साथ कंपेयर किया, कभी वो चाहती थी कि वो मर जाएं और अगर वो ना मरते तो मैं उनको खुद मार देती। तो इस तरह से बातें की हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मल कोई पोइम पढ़ेंगे तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर किसी लड़की ने अपने फादर पे पोइम लिखी है तो बहुत ज़्यादा अच्छी पोइम होगी। एक जो फादर और डॉटर का बॉन्ड होता है लव वाला, तो वो एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक हमें सिल्विया प्लाथ की लाइफ हिस्ट्री का नहीं पता होगा कि उनके फादर के साथ उनकी क्या बॉन्डिंग थी, उनके हस्बैंड के साथ क्या बॉन्डिंग थी, उन्होंने कितने जो ट्रॉमास हैं वो उनको फेस किया, तो हम उनकी पोइट्री को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो पोइट्स हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ना है। फिर उसके बाद जब आप उसकी पोइट्री को पढ़ेंगे तो आपको समझना भी आसान हो जाएगा और उसको एक्सप्लेन करना भी आसान हो जाएगा कि उन्होंने ये लाइंस लिखी हैं तो क्यों लिखी। क्योंकि उनकी लाइफ में ये ट्रेजेडीज़ हुई, उनकी जो मेंटल स्टेट थी वो ऐसी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एड्रियन रिच की बात करें तो ये भी एक फेमिनिस्ट थे, सिल्विया प्लाथ की तरह एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहती थी। ये भी चाहती थी कि ये अपने आप को आज़ाद कर सकें मर्दों की ग़ुलामी से और औरतों को ये फ्रीडम देना चाहती थी। तो इनकी लाइफ में भी जो इनके हस्बैंड के साथ इनका रिलेशन था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जो इनके हस्बैंड थे वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, तो वो चाहती थी कि वो फ्रीडम हासिल कर सकें, ठीक है। तो इसी तरह से इनकी पोइट्री में आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी पोइम है एक आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो उनकी डिज़ायर है फ्री के लिए वो उसको शो करती है आर्ट के थ्रू, ठीक है। टाइगर्स की पिक्चर्स बनाती हैं। टाइगर की पिक्चर क्यों बनाती है कि टाइगर्स को वो शो करती हैं एज अ सिंबल ऑफ पावर, ठीक है, जो कि मर्दों से नहीं डरते, इंसानों से नहीं डरते। तो वो चाहती थी कि औरतें भी ऐसे ही पावरफुल हो जाएं टाइगर्स की तरह, जो कि मर्दों से ना डरें, उनकी ग़ुलामी ना करें, बल्कि आज़ाद होकर सोसाइटी में रहें। तो आपको इनकी पोइट्री में ऐसे ही सारी थीम्स वगैरह नज़र आएंगी। तो आपने पहले अमेरिकन पोइट्री के लिए आपने जो पोइट्स हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री को लाजमी पढ़ना है, ताकि आप पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अमेरिकन ड्रामा की। इसमें आ जाता है हमारे पास द क्रूसिबल बाय आर्थर मिलर। आपने सबसे पहले आर्थर मिलर की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है और ये देखना है कि ये जो ड्रामा है ये किस टाइम पीरियड में लिखा गया, ठीक है।
उसके बाद आपने ये देखना है कि आर्थर मिलर की लाइफ में ऐसे कौन से इवेंट्स थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन इवेंट्स ने कैसे इन्फ्लुएंस किया राइटर की पर्सनैलिटी को, और उन इवेंट्स का जो इम्पैक्ट है वो राइटर की राइटिंग में कैसे नज़र आता है। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें लाजमी देखनी है। इसके अलावा आपने छोटे छोटे डिटेल्स माइंड में रखनी है, जैसे कि ये जो द क्रूसिबल ड्रामा है ये 1950s में लिखा गया था, पब्लिश हुआ था 1953 में, लेकिन इस ड्रामा में जो टाइम पीरियड दिखाया गया है वो 1692 का, और जो प्लेस दिखाई गई है वो है सैलम। तो 1692 में सैलम में क्या हुआ था, विचक्राफ्ट ट्रायल हुआ था। इस ट्रायल में क्या हुआ था कि उन सब लोगों को लेकर आया गया जिन पे डाउट्स थे कि ये विचक्राफ्ट में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, सिर्फ शक की बुनियाद पे, कंफर्म किसी को भी कुछ भी नहीं था, लेकिन इसी बुनियाद पे कि ये शायद विचक्राफ्ट में इन्वॉल्व हैं, तो उनको पनिशमेंट के तौर पे इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। आर्थर मिलर ने इसी विचक्राफ्ट ट्रायल को अपने इस ड्रामा में इंक्लूड किया, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि इनजस्टिस के बेस पे जो पनिशमेंट दी जाती है वो गलत होती है। और इस ड्रामा में हम देखेंगे कि जो मेन थीम है वो विचक्राफ्ट ट्रायल का। ठीक है, आपने इसको लाजमी माइंड में रखना है। सेकंड हम बात करेंगे मैकार्थी नाम के एक बंदे के, जिसके नाम से ही टर्म निकली है मैकार्थिज़म। ठीक है, ये सेकंड इम्पॉर्टेंट थीम है इस ड्रामा का। तो मैकार्थी की बात करते हैं कि ये एक सेनेटर था जिसके पास एक कमेटी थी फॉर अन अमेरिकन एक्टिविटीज़। ये लोग क्या करते थे कि ये ऐसे लोगों को पनिश करते थे जो कि अमेरिकन वैल्यूज़ को की वायलेशन करते थे किसी भी फॉर्म में। तो उस वक्त कम्युनिज़म भी चल रहा था, तो लोग फेवर कर रहे थे कम्युनिज़म को, क्योंकि जो गरीब थे उनके राइट्स की वायलेशन की जा रही थी। तो ऐसे में जो हमारे राइटर हैं आर्थर मिलर, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी को डिफेंड करते थे, वो भी उसी के फेवर में थे। तो इस मैकार्थी की जो कमेटी है, ठीक है, इन्होंने आर्थर मिलर को भी पकड़ लिया था, इनको भी पनिश किया और इनसे पूछने लगे कि और कौन कौन है आपके साथ, ठीक है, जो कम्युनिज़म के फेवर में है। तो इसे सारे इनजस्टिस को देखने के बाद राइटर ने सोचा कि वो कोई ऐसा ड्रामा लिखें जहाँ पे वो दिखा सके कि इनजस्टिस के बेस पे आपको पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए लोगों को। ठीक है, तो उन्होंने अभी जो ड्रामा लिखा है द क्रूसिबल, तो इसमें आप देखेंगे जो रियल इवेंट्स थे उनकी लाइफ में, जो उन्होंने देखे थे, जो उन्होंने सुने थे, उन्हीं की बेस पे उन्होंने ये फिक्शनल स्टोरी क्रिएट की है। तो यहाँ पे आप इस ड्रामा में आप ये भी देखेंगे कि प्योरिटन टाइम पे दिखाया गया है। जो प्योरिटन्स थे वो ये समझते थे कि हम ही जो है ना सबसे ज़्यादा प्योर हैं, और बाकी सोसाइटी में जितनी भी एवल फोर्सेस वगैरह हैं, जितने भी एवल लोग हैं, उनको ना कत्ल कर देना चाहिए। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो चर्च है वो सेंटर है, वहीं पे सारे फैसले किए जाते हैं, और जो इनोसेंट लोग हैं उनको कैसे पनिश कर दिया जाता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। जैसे कि आप देखें एबिगेल विलियम्स यहाँ पे जो एंटेगनिस्ट है इस ड्रामा की, तो वो एविल कैरेक्टर है। ठीक है, वो विचक्राफ्ट में इन्वॉल्व होती है, लेकिन वही दूसरे इनोसेंट लोगों पे इल्ज़ाम लगाती है कि वो विचक्राफ्ट में इन्वॉल्व है। जैसे कि हमारा प्रोटैगनिस्ट है जॉन प्रॉक्टर, उसकी वाइफ है एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर, वो उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो विचक्राफ्ट में इन्वॉल्व है। तो इस तरह के लोगों के स्टेटमेंट्स को सुना जाता है, उसी की बेस पे जजमेंट्स पास कर दी जाती हैं, और ऐसे इनोसेंट लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। तो आपने ये पूरे ड्रामा के आपने मेन जो कैरेक्टर्स हैं, जो साइड कैरेक्टर्स हैं, उनको देखना है, स्टोरी लाइन देखनी है, आपने इसके थीम्स देखने हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की नेचर क्या है, और जो सोशल वैल्यूज़ हैं उनको देखना है, इंडिविजुअल और अथॉरिटी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल का क्या रोल होता है सोसाइटी में, और जो अथॉरिटी है उसका क्या रोल होता है, और ये कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। आप ये चीज़ देखनी है, विचक्राफ्ट के बारे में देखना है। इसके अलावा आपने जो टाइटल की सिग्निफिकेंस क्या है वो देखना है, और जो मैकार्थिज़म है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो आप इस पर क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। अमेरिकन पोइट्री की हम बात कर चुके हैं, अमेरिकन ड्रामा की भी हमने बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं अमेरिकन नावल की, जो है जैज़ बाय टोनी मॉरिसन। इसके लिए भी आपको सबसे पहले तो टोनी मॉरिसन का एक बायोग्राफिकल स्केच देखना है कि वो कौन थी, उनकी क्या पर्सनैलिटी थी, और वो कैसा लिखती थी। जैसे कि अब ये थी एक अफ्रीकन अमेरिकन थी, ठीक है, तो उनकी जो राइटिंग्स हैं उनमें आप देखेंगे कि वो अफ्रीकन अमेरिकन्स की बात करती हैं, उनके राइट्स की बात करती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें टाइटल की, तो टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डिटेल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब जैज़ जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ म्यूज़िक, ठीक है, जो कि फ़र्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, ब्लैक अमेरिकन्स ने ही। तो ये जो म्यूज़िक है ये बाकी म्यूज़िक से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये बहुत ही सैड होता है नेचर में, और इसमें एंग्विश और ग्रीफ और एक्सप्लोटेशन ऐसे फीलिंग्स को मैनिफेस्ट किया जाता है। तो ये जो जितनी भी फीलिंग्स हैं और जितनी भी ये सैडनेस है, ये सारी डिपिक्ट करती है ब्लैक अमेरिकन्स को। क्योंकि जो राइटर है टोनी मॉरिसन, इसने इस नावल में ब्लैक्स की हिस्ट्री को बताया है कि कैसे जो ब्लैक्स थे उनको बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते थे,
जो वाइट्स थे वो उन पे कैसे हुक्मरानी करते थे और उनको किस तरह से समझते थे कि ये किसी भी चीज़ के काबिल नहीं है, बिल्कुल इन्फीरियर समझते थे। जैसे कि अगर वो वाइट्स की कोई भी किसी भी चीज़ को हाथ लगा देते थे तो वो उसको उसी टाइम पे कत्ल कर देते थे। इसी तरह से आप देखेंगे कि दूसरे जितनी भी टाइप्स हैं म्यूज़िक की, उसमें आपको एक फ़्लो नज़र आएगा, एक रेगुलरिटी नज़र आएगी। लेकिन जैज़ म्यूज़िक में ऐसा कोई फ़्लो, ऐसी कोई रेगुलरिटी नहीं है। आप देखेंगे कि सडनली कोई जो साउंड है वो लो पे चली जाएगी, ठीक है, लो पिच पे आ जाएगी और सडनली वो हाई पिच पे चली जाएगी। तो कोई एक फ़्लो नहीं है, कोई एक रेगुलर पैटर्न नज़र नहीं आएगा आपको इस म्यूज़िक में। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि इस नावल का जो नैरेटिव स्ट्रक्चर है वो क्या है, नैरेटिव मोड क्या है, तो आपने उसके ऊपर भी एक्सप्लेन करना है सही डिटेल से। अब नैरेटिव मोड की बात करें तो जो नैरेटिव मोड है यहाँ पे एक नैरेटर नहीं, पोइट ने राइटर ने डिफरेंट नैरेटर्स को यूज़ किया, यानी कि फ़र्स्ट नैरेटर आता है, फिर उसके बाद सेकंड नैरेटर, फिर थर्ड नैरेटर, और हमें पता नहीं चलता। हमें पता कैसे चलता है, जब टॉपिक चेंज हो जाता है, जब नैरेटिव स्टाइल चेंज हो जाता है, जब उसकी जो सिचुएशन होती है वो चेंज होती है, तब हमें आइडिया होता है कि जो नैरेटर है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह से जो जैज़ म्यूज़िक के साथ इसकी रिजेम्बलेंस की बात करें तो जैज़ म्यूज़िक में भी यही होता है कि आप पहले जो पिच होगी कभी लो हो जाएगी, कभी हाई हो जाएगी, कभी लो हो जाएगी, वो भी चेंज होती रहती है। इसी तरह से जो नैरेटिव स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता रहता है। इसी तरह से अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम भी रिजेंबल करता है कि टाइम भी लीनियर वे में फ़्लो नहीं कर रहा। आप देखेंगे नावल में कि जैसे कि हमारी जो कैरेक्टर है डॉर्कास, तो यहाँ पे कभी हमें प्री डॉर्कास लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, कभी पोस्ट डॉर्कास लाइफ के बारे में बताया जा रहा है। इसी तरह से जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कभी हमें उनके पास्ट के बारे में बताया जा रहा है, कभी फ्यूचर के बारे में, कभी प्रेजेंट के बारे में। इस तरह से चेंज होता रहता है। कभी कभी जल्दी से नैरेटर आगे की सिचुएशन पे चला जाता है बिल्कुल डिफरेंट, और कभी पीछे चला जाता है वो जो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ऐसे ही जैज़ म्यूज़िक में होता है कि कभी फ़्लो जो होता है वो हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, चेंज होता रहता है। इसी तरह से जो ह्यूमंस की थिंकिंग है वो भी चेंज होती रहती है कि आप एक लीनियर वे में नहीं सोच सकते। कभी हमारे माइंड में थॉट्स आ रही होती है प्रेजेंट से रिलेटेड, कभी हमारे माइंड में थॉट्स आ रही है फ्यूचर से रिलेटेड, और कभी पास्ट से रिलेटेड। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इसी तरह से राइटर ने प्रॉपर डिवीजन नहीं की चैप्टर्स की, यानी कि ये फर्स्ट चैप्टर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे नहीं किया। हमें कैसे पता चलता है कि जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो स्टॉप कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, यानी कि STH साउंड से। इसी तरह से जो स्टॉप कॉन्सोनेंट्स हैं वो हर चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टॉप कॉन्सोनेंट से हो रहा है, जो कि सिमिलर है बिल्कुल जैज़ म्यूज़िक से। ठीक है, तो ये थी छोटी छोटी डिटेल्स जो मैंने आपको बता दी हैं। तो अब आपने जैज़ म्यूज़िक के बारे में लाजमी पढ़ना है, और जो टाइटल की सिग्निफिकेंस है उसके बारे में लाजमी पढ़ना है। जैज़ म्यूज़िक को कैसे इनकॉर्पोरेट किया है राइटर ने इस नावल में, ये आपने देखना है। और टोनी मॉरिसन एक ब्लैक अमेरिकन थी, तो उन्होंने ब्लैक अमेरिकन्स की हिस्ट्री के बारे में बात की है, उनके सफरिंग्स की बात की है, उनके जो आइडेंटिटी क्राइसिस था उसके बारे में बात की है, उनके राइट्स के बारे में बात की। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है और स्टोरी को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लासिकल पोइट्री की। उसमें सबसे पहले मेरा मोस्ट फेवरेट पोइट आ जाता है जॉन डन। उनकी लव पोइम्स, उनकी डिवाइन पोइम्स बेहतरीन पोइम्स हैं, स्पेशली जो उनकी डिवाइन पोइम्स है वो तो मेरी मोस्ट फेवरेट हैं। इनकी पोइट्री की अगर बात करें तो पोइट्री को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस हमें इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि ये क्लासिकल पोइट्री है। तो इसके अंदर जो मेन आइडियाज़, जो मेन थीम्स हैं वो बहुत ही कॉमन से हैं। ठीक है, कॉमन थीम्स हैं, कॉमन आइडियाज़ हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए हमें मुश्किल लगती है क्योंकि ये क्लासिकल पोइट्री है, इसमें थोड़ी सी वर्डिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पोइट यूज़ कर लेते हैं। तो हम समझते हैं कि पता नहीं ये कौन सी रॉकेट साइंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने पोइम को एक दफ़ा पढ़ना है, फिर दूसरी दफ़ा पढ़ना है, तीसरी दफ़ा पढ़ना है, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आप उनको डिक्शनरी से सर्च करें, उसके बाद आपको आराम से खुद ही समझ आ जाएगी कि पोइट क्या कहना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम उनके लव पोइम में से एक पोइम लेते हैं, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। ठीक है, अब ये जो पूरी पोइम है इस पर ठीक है मुश्किल वर्ड्स होंगे थोड़े से, वो आप डिक्शनरी से आराम से सर्च कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस पोइम का जो मेन आइडिया जो पोइट कन्वे करना चाहते हैं वो ये है कि आप पूरी दुनिया घूम लें, आप जो जितने भी इम्पॉसिबल टास्क हैं, जैसे कि गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, पोइट कहते हैं कि आप एक टूटा हुआ तारा भी तोड़ के ला सकते हैं। इस तरह से 5-6 काम और भी कहते हैं जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगते हैं। ठीक है, कहते हैं कि आप वो सारे काम कर सकते हैं, लेकिन आप एक ऐसी लड़की, एक ऐसी औरत नहीं ढूंढ सकते जो वफ़ादार भी हो और ख़ूबसूरत भी हो। अब देखिए, कॉमन सेंस वाली बात है कि हम टूटा हुआ तारा तोड़कर नहीं ला सकते। ठीक है, इसी तरह से 5-6 काम जो और उन्होंने पूरी पोइम में बताए हैं वो काम भी ऐसे हैं जो हम नहीं कर सकते, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क हैं। ठीक है, लेकिन पोइट कहते हैं आप ये सारे काम भी कर सकते हैं,
ये सारे आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप एक ऐसी लड़की, एक ऐसी औरत नहीं ढूंढ सकते जो खूबसूरत भी हो, वफ़ादार भी हो। वो कहते हैं कि औरत वफ़ादार हो ही नहीं सकती। इसके बाद फिर पोइट कहते हैं कि आप 10,000 साल तक दिन रात सफ़र करते रहें, आपको बहुत सारी स्ट्रेंज थिंग्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तब तक आप सफ़र करते रहें जब आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद ना हो जाएं। आप फिर वापस आके मुझे बताएंगे बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन आप तब भी ये, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप ये नहीं बता सकेंगे कि आपने एक लड़की देखी, एक औरत देखी जो वफ़ादार भी है और ख़ूबसूरत भी। इसके बाद पोइट कहते हैं चलो मान भी लिया कि आपने अगर ऐसी कोई लड़की ढूंढ भी ली, तो मैं उस लड़की को देखना चाहूँगा, उससे मिलना चाहूँगा। फिर उसके बाद पोइट कहते हैं लेकिन नहीं, मैं उसको मिलने के लिए नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर वो मेरे करीब भी रहती होगी ना, और मैं उसको मिलने के लिए जब तक जाऊँगा, जब तक आप ये लेटर लिखेंगे मुझे बुलाने के लिए, जब तक मैं जाऊँगा तब तक वो फिर बेवफा हो चुकी होगी, तब तक वो फिर 2-3 लड़कों से दोस्ती कर चुकी होगी। तो पोइट का कहने का मतलब ये है कि जो लड़की है वो बेवफा ही है, उसकी जो नेचर है, जो बेसिक नेचर है वो बेवफाई ही है। आप अगर आपको कोई लड़की नज़र आ भी जाती है जो वफ़ादार हो, तो वो कुछ कुछ देर के लिए होगी, वो परमानेंट नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो बेसिक नेचर है वो बेवफाई है। बहुत बुराइयां की है उसने लड़कियों की, लेकिन खैर आपने ये सारे लव पोएम्स लाजमी पढ़नी है। बहुत छोटी छोटी हैं, सिंपल सी है, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आप उनको गूगल से सर्च कर लेना, लेकिन जो उनके मेन आइडियाज़, जो थीम्स वगैरह हैं वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉमन से हैं, तो आपने ये लाजमी पढ़नी है। अब हम बात कर रहे थे डिवाइन पोएम्स की, तो ये तो मेरी फेवरेट हैं, तो इनमें से मैं आपको जो मेरी मोस्ट फेवरेट पोएम है वो एक्सप्लेन करूँगी। बेटर माई हार्ट 3% गॉड। अब ये क्रिश्चियनिटी में 3% गॉड का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आ जाते हैं गॉड, द सन एंड द होली घोस्ट, ठीक है। तो जो जॉन डन थे वो क्रिश्चियन थे, तो वो अब 3% गॉड से हेल्प मांग रहे हैं। वो ये दुआ कर रहे हैं गॉड से कि वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करें, अपनी फ़ोर्स को इस्तेमाल करें। बेशक पोइट को उन्हें ब्रेक करना पड़े, ब्लॉक करना पड़े, बर्न करना पड़े, लेकिन वो किसी तरह भी अपनी ताकत को इस्तेमाल करके पोइट को एक न्यू इंसान बना दें, एक ऐसा इंसान जिसका रिश्ता सिर्फ गॉड के साथ हो। पोइट कहते हैं कि मैं अब ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरा जो इंगेजमेंट है, जो मेरा जो रिश्ता है, वो ताल्लुक़ जो है वो शैतान से जुड़ चुका है। मतलब मैं शैतान के कब्ज़े में हूँ, जो शैतान मुझे कहता है मैं वही करता हूँ। वो साथ ही इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं कि वो गॉड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि वो उन्हीं के बंदे बन कर रहें, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि जो डेविल के जो क्लचेज़ है वो उसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, इस तरह से फंस चुके हैं कि वो ख़ुद को आज़ाद नहीं कर सके। तो वो गॉड से प्रे करते हैं, ये दुआ करते हैं कि वो सिर्फ अब वही सहारा है उनका, क्योंकि वो अब ख़ुद को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो शैतान के साथ रिश्ता तोड़कर गॉड के साथ रिश्ता बना लें, लेकिन शैतान के साथ रिश्ता तोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। तो वो गॉड से कहते हैं कि ये रिश्ता आप अपनी फ़ोर्स को यूज़ करें और इस रिश्ते को तोड़ दें, ताकि मैं आपका ग़ुलाम बन जाऊँ, आपका बंदा बन जाऊँ और मेरी ज़िंदगी में एक सुकून आ जाए। तो ये छोटी सी प्रेयर है इस पूरे सोनेट में, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और बहुत ही आसान सी है। और ये मेरी फेवरेट इसलिए है कि हम इसको अपनी लाइफ के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हम बहुत ही बेबस महसूस करते हैं। देखिए हम भी चाहते हैं, हम भी अल्लाह ताला से प्यार करते हैं, चाहते हैं कि हम वही सारे काम करें जो अल्लाह ताला ने कहा है, लेकिन हमारा जो नफ्स है, ठीक है। और सॉरी, मुझे एक बात बिल्कुल भूल गई बताना कि इस पोएम में ये भी है कि पोइट इस चीज़ का भी जिक्र करता है कि उसकी अक्ल जो है, उसका जो ज़मीर है, वो भी उनका साथ नहीं दे रही, ठीक है। वो भी शैतान के कब्ज़े में चली गई है, ठीक है। वो कोशिश तो करते हैं कि वो शैतान को फॉलो ना करें, लेकिन उनकी अक्ल ने, उनके ज़मीर ने भी उनका साथ देना छोड़ दिया है। इसी तरह से हमारे साथ होता है, हमें पता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी हम गलत काम कर देते हैं, शैतान को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, जबकि हमें करना नहीं चाहिए। तो ऐसी सिचुएशंस में हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमसे गलती हो गई है, हम चाहते हैं कि हम शैतान को फॉलो ना करें, लेकिन ना चाहते हुए भी हम उसको फॉलो करते हैं। तो बस आप कुन फरमा दें और आप कुछ ऐसा कर दें कि हम शैतान को बिल्कुल भी फॉलो ना करें और आपके बंदे बन जाएँ। तो ये छोटी सी दुआ है जो पोइट ने इस पूरी पोएम में की है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चौसर के द प्रोलॉग की, द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। पोइट प्रोलॉग को स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग की डिस्क्रिप्शन से, रेन, फ्लावर्स, बर्ड्स, इन सब की ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शंस देते हैं। इसके बाद वो अपनी इस पिलग्रिमेज के बारे में बताते हैं जहाँ वो जा रहे हैं सेंट थॉमस पैकेट के रेलिक्स को विज़िट करने के लिए कैंटरबरी। और पिलग्रिमेज कहते हैं हॉली जर्नी को। तो इस हॉली जर्नी में वो 29 और ट्रैवलर्स होते हैं, उनको मिलते हैं, उन्हीं के साथ उन्होंने इस जर्नी को स्टार्ट करना होता है। अब इस प्रोलॉग में हम देखेंगे जो नैरेटर है वो
इन सारे जो कैरेक्टर्स हैं 29 ट्रैवलर्स हैं, इन सब का इंट्रोडक्शन करवाएगा। जैसे द नाइट है वो अपनी ब्रेवरी की वजह से मशहूर था, इसी तरह से उसका बेटा द स्क्वायर उसके बारे में बताएगा, द प्रायरस, द मंक, द फ्रायर। इसी तरह से एक और कैरेक्टर है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था अपने टाइम पे, वाइफ ऑफ बाथ, जिसने 5 शादियाँ की हुई थी और वो समझती थी कि मैन और वुमेन के रिलेशनशिप में अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट समझते थे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आ जाते हैं द कुक, द पार्टनर, द फिजिशियन और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स। तो पोइट जो है वो इन सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाएगा इस प्रोलॉग में। ठीक है, नेक्स्ट जब कैंटरबरी टेल्स स्टार्ट होंगी तो उसमें क्या होगा कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं हर कैरेक्टर कोई ना कोई स्टोरी सुनाएगा ताकि इनकी जो जर्नी है वो पीसफुली गुजर सके। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं इन सब के बारे में आपने लाजमी पढ़ना है, कौन सा कैरेक्टर कैसा था और पोइट ने कैसे इन सारे कैरेक्टर्स में आयरनी दिखाई हुई है कि अपेरेंटली जो कैरेक्टर्स जैसे दिखाई देते हैं वो वैसे नहीं हैं, अंदर से कैसे हैं। तो आप ये सारी चीज़ें देखने कि पोइट ने कैसे तंज वगैरह किया हुआ है इन कैरेक्टर्स पे। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को। बहुत ही आसान है, मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें ये स्टोरी सुनाई है, हमारे टीचर्स ने सुनाई है, हमने खुद कुरान पाक में पढ़ी। अगर आपने तर्जुमे से पढ़ा हो कुरान पाक तो बहुत दफ़ा ये स्टोरी बताई गई है कुरान पाक में कि कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया गया था उनकी एक गलती की वजह से। तो जो मिल्टन थे वो क्रिश्चियन थे, उनकी जो बाइबल में भी यही सारी स्टोरी बताई हुई है पैराडाइज लॉस्ट के बारे में कि कैसे एडम एंड ईव को गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा लिया था। और क्यों खाया था? शैतान के कहने पर। ठीक है, मिल्टन ने यही स्टोरी बताई है कि गॉड ने जब एडम और ईव को सबसे पहले एडम और ईव को बनाया गया था। ठीक है, उनको पैदा किया गया था और उनसे ये कहा गया था कि आप जन्नत में जो चीज़ खाना चाहे, जो चीज़ पीना चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन आपने इस तरह के करीब ही जाना, इसका फल नहीं खाना। लेकिन शैतान क्या करता है कि वो सांप की शक्ल में आता है, उनको गुमराह करता है। वो क्या करते हैं कि वो उस फल को खा लेते हैं और गॉड उनको सज़ा के तौर पर जन्नत से निकाल देते हैं। तो यही जो फॉल ऑफ मैन है मिल्टन ने डिस्क्राइब किया है इस पैराडाइज लॉस्ट में। तो आपने क्या करना है कि जो बेल्ज़ेबब का कैरेक्टर है आपने उसको अच्छे से पढ़ना है, जो गॉड का कैरेक्टर है उसको पढ़ना है। इसके अलावा गॉड और सैटन के दरमियान में जो जंग होती है आपने उसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में नोट आ सकता है आपको। आपने क्या करना है, जो पैराडाइज लॉस्ट की जितनी भी लाइन्स हैं आपने उनको लाजमी पढ़ना है। ठीक है, और आप अगर गूगल पे सर्च करें तो जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं आपने वो खोलने हैं, उनमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने वो याद कर लेने हैं, अच्छी तरह याद कर लेना है। जब आपको क्वेश्चन आएगा पैराडाइज लॉस्ट में से तो जो बहुत अच्छा कोटेशन होगा आपने उसके अंदर फ़िट कर देना, जहाँ पे फिट होता हुआ नज़र आएगा आपको आपने वहाँ पे लिखना है। क्योंकि जब आप ऐसे कोटेशंस वगैरह साथ साथ अपने आंसर को एक्सप्लेन करते हैं, कोटेशंस भी डालते हैं तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अलेक्जेंडर पॉप की द रेप ऑफ द लॉक। इसको मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो बस इतना सा बताऊँगी कि इस पूरी जो पोइम है, इतनी लंबी पोइम में पोइट सिर्फ यही बताते हैं कि कैसे जो ट्रिवियल इश्यूज़ होते हैं वो इतने बड़े बन जाते हैं, यानी कि रियल स्टोरी पे बेस्ड है, कैसे कि हमारे छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं और हम उन्हीं की वजह से इतने ज़्यादा ग्रजेस अपना लेते हैं, अपने दिलों में रख लेते हैं और हम बिल्कुल बोल चाल सब कुछ ख़त्म कर देते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे भी इसी पोइम में यही है कि अब लॉक कहते हैं बालों की एक लट। ठीक है, रेप ऑफ लॉक यानी कि बालों की लट जो है ना उसकी काट दी गई थी। बेलिंडा यहाँ पे जो कैरेक्टर है, बेलिंडा बहुत ही खूबसूरत लड़की है। ठीक है, उसके जो बालों की लट थी वो बैरन काट देता है। तो ये जब वो लट काटते हैं बालों के उसके, तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू समझा जाता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रोती है और ऐसा लगता है जैसे कि आसमान टूट गया हो। तो इस तरह से पोइट एब्सर्डिटी को शो करते हैं और वो कहते हैं कि हमें अपनी फ़िज़िकल ब्यूटी पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए, हमें अपने कैरेक्टर और कंडक्ट पे फोकस करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा वो तंज वगैरह करते हैं इंसान की नेचर पे कि कैसी इंसान की नेचर है, कि कैसे छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लिया जाता है। एक छोटी सी बात होती है और उसको इतना बड़ा इशू बना लिया जाता है कि दो फैमिलीज़ आपस में बिल्कुल अपने सारे रिलेशंस वगैरह ख़त्म कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लासिकल ड्रामा की। इसमें आ जाता है एडिपस रेक्स और डॉक्टर फॉस्टर्स। एडिपस रेक्स के बारे में पहले मैं बता देती हूँ कि इसके जो एक समरी पे मैंने वीडियो बनाई थी और इसके कैरेक्टर्स पे भी वीडियो बनाई थी, वो दोनों वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एडिपस रेक्स एज अ ट्रेजिक हीरो, ठीक है, वो ट्रेजिक हीरो कैसे था, तो उसके बारे में आप बताएंगे, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपको एक डिटेल्ड क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो इस पूरी स्टोरी में आयरनी दिखाई गई है उसके बारे में आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा
जो एडिपस में जो उसका जो ट्रेजिक फ्लॉ था, जो हमार्शिया था, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आप इन तीनों क्वेश्चंस को सही से प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा आपने जो मेन आइडिया जो कन्वे करना चाह रहा है राइटर इस ड्रामा में, वो ये है कि हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हम अपने फेट को चेंज नहीं कर सकते, अपनी किस्मत को चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए, जो कास्टा को ये प्रोफेसी दी गई थी कि उसका जो बेटा है वो अपने ही बाप को कत्ल कर देगा, यानी कि किंग लेयस को, और अपनी ही माँ से शादी कर लेगा, यानी कि जो कास्टा से ही शादी कर लेगा। जब उनको इस प्रोफेसी के बारे में पता चलता है तो वो क्या करते हैं कि अपने बेटे को दूर छोड़ देते हैं पहाड़ों पर। ठीक है, ताकि वो ये प्रोफेसी को वो चाहते थे कि ये सच ना हो। और दूसरी तरफ क्या होता है कि एडिपस को पता चलता है इस प्रोफेसी का कि वो अपने फादर को कत्ल कर देगा और अपनी ही माँ से शादी कर लेगा। अब एडिपस ही जो कास्टा का बेटा था, लेकिन उसको नहीं पता था ये बात, क्योंकि उसके जो अपब्रिंगिंग कर रहे थे, जो पेरेंट्स थे, उन्होंने इसको ये बात नहीं बताई थी कि तुम हमारे अपने बेटे नहीं हो। ठीक है, सगे बेटे नहीं हो। तो जब एडिपस को ये बात पता चलती है कि वो अपने ही बाप को कत्ल कर देगा, अपनी माँ से शादी कर लेगा, तो वो इन दोनों को छोड़कर थीब्स चला जाता है। ठीक है, थीब्स जाता है तो रास्ते में उसको किंग लेयस मिलता है और वो उसको कत्ल कर देता है। ठीक है, वो उसी का बाप होता है किंग लेयस। ठीक है, एडिपस का। उसके बाद वो जो कास्टा से ही शादी कर लेता है और उसको नहीं पता होता कि ये उसी की माँ है। ठीक है, वो खुश होता है कि जैसे कि मैंने अपनी प्रोफेसी को ना सही साबित होने से मैंने बचा लिया, कि मैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर आ गया हूँ। लेकिन असल में क्या होता है कि जो कास्टा होती है वो उसकी माँ होती है, और जो किंग लेयस होता है वो उसका बाप होता है। और जो कास्टा भी खुश होती है कि उसने प्रोफेसी को सही होने से बचा लिया, क्योंकि वो अपने बेटे को, एडिपस को, वो दूर छोड़ देते हैं। और हालांकि ये एडिपस ही होता है जो उनका बेटा होता है, जिसे वो अब शादी कर चुकी होती है। तो यहाँ पे पोइट ने हमें ये बताया है कि हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हम अपनी डेस्टिनी को, हम अपने फेट को चेंज नहीं कर सकते। हम सोच तो सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि यार हमें पता चल गया है कि ऐसा होना है हमारे साथ फ्यूचर में, तो हम इसको चेंज करने की कोशिश करें, लेकिन हम कर नहीं सकते। तो ये बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है एडिपस रेक्स की। इसी तरह से डॉक्टर फॉस्टर्स की बहुत सिंपल सी स्टोरी है। मैंने इन दोनों जो ड्रामास हैं इस पे वीडियोस बनाई हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहती हूँ कि आपने जब भी कोई नॉवल या कोई प्ले या फिर कोई ड्रामा कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस वगैरह होते हैं, आप उनको याद कर लिया करें, जो बहुत ज़्यादा फेमस हो। जैसे कि अब शेक्सपियर की जो लाइन्स हैं, टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, अब ये बहुत ही फेमस लाइन्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप पेपर्स देंगे और उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन का जो आंसर है जो इससे रिलेटेबल होगा, तो आपने इसको ऐड कर देना। ठीक है, टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन, ये आप हम तब यूज़ कर सकते हैं जब आप ऐसे सिचुएशन में, जब आपका कोई कैरेक्टर हो या फिर पोइट हो या फिर कोई भी सिनेरियो हो, जहाँ पे जो आपका जो कैरेक्टर है वो इस सिचुएशन में हो कि उसको समझ ना आ रही हो कि आप वो ये काम करे या फिर ये करे। ठीक है, वो सही रास्ते को चुने या गलत रास्ते को चुने। ठीक है, तो आपने ऐसे सिचुएशन में कोटेशंस को यूज़ करना है। ठीक है, आपने नेट पे, गूगल पे सर्च करना है, बहुत सारे कोटेशंस आपको मिल जाएंगे जो बहुत ही फेमस हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो किसी ना किसी आंसर के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। तो आपने उनको लाजमी ऐड करना है। ठीक है, आपका जो इंप्रेशन है टीचर पे बहुत अच्छा पड़ेगा इससे, और इससे वाकई टीचर को लगेगा कि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉवेल्स की, तो आपने क्या करना है कि सारे नॉवेल्स को अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक है, आपके टीचर्स ने आपको साथ साथ पढ़ाया होगा चैप्टर वाइज। तो अगर सपोज़ आपका कोई नॉवल रह भी जाता है जो आपने नहीं पढ़ा, तो आपने ये नहीं करना कि आप इसको बिल्कुल स्किप कर दें। आपने पता है क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है, एक वेबसाइट थी ग्रेट सेवर के नाम से। ठीक है, आपने वहाँ पे उस नॉवल का नाम लिखना है और उसको चैप्टर वाइज उसके समरीज निकल आएंगे। ग्रेट सेवर पे क्या है कि चैप्टर वाइज समरीज निकल आएंगे। ठीक है, वो वहाँ पे डिटेल से आपको बताया होता है। डिफरेंट वेबसाइट पे मैंने देखा है तो वहाँ पे ज़रा शॉर्ट समरीज होती हैं। ग्रेट सेवर का ये है कि उसमें ज़रा डिटेल से बताया होता है, तो आपका ज़्यादातर जो नॉवल है वो उसमें कवर हो जाएगा। तो आपने चैप्टर वाइज समरी पढ़नी है। चैप्टर वाइज जैसे चैप्टर 1 है उसकी समरी दी होगी, उसके बाद चैप्टर 1 का एनालिसिस दिया होगा। इसी तरह से चैप्टर 2 का, इस तरह से सारे जो नॉवल है ना वो आपको कंप्लीट करवा देते हैं। तो आपने नॉवल को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके समरीज वगैरह को पढ़ना है। उसके अलावा फिर उसी नॉवल के जो कोटेशंस वगैरह हैं उनको सर्च करना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं और जो उसके जो थीम्स हैं उस हवाले से आपने उसके कोटेशंस को निकालना है कि जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उनमें कौन कौन से कोटेशंस फिट आ रहे हैं। तो आपने उन कोटेशंस को लिख लेना है साइड पे और उनको मार्क कर लेना है। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे तो आपने हर क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के अंदर आपने 2-3 जो कोटेशंस हैं वो लाजमी लिखने हैं। ठीक है, इससे भी आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि जो बच्चा है उसने एक तो नॉवल पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा उसको थीम्स वगैरह का भी पता है, उसके अलावा उसको पता है कि कौन सा कोटेशन कहाँ पे लिखना है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने कोटेशंस तो हर चीज़ में लाजमी लिख रहे हैं। इसी तरह से अगर आपको
पोइट्री वगैरह भी करते हैं, तो पोइट्री में भी अगर आपको किसी और पोइम की लाइंस वगैरह याद है जो उससे रिलेट कर रही है, तो आपने वो पोइम की जो लाइंस हैं वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो उनको ऐसा करना चाहिए कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, आपने उसमें आपको ऐड करना आना चाहिए। कोई भी पोइट्री में कोई कोटेशन वगैरह या फिर जो कोटेशंस वगैरह हैं, जो पोइट्री है, वो हर चीज़ आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। तो आप जो डिफरेंट पोइट्स हैं, जो राइटर्स हैं, उनकी जो फेमस लाइंस हैं, जो फेमस वर्सेस वगैरह हैं, आप उनको ऐड करें अपने आंसर्स में। आपका जो आंसर है वो वाकई लगे कि एक लिटरेचर का स्टूडेंट है, उसने बहुत ही अच्छे से अटैम्प्ट किया। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। बहुत लंबी हो चुकी है, एंड से मैंने आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि बहुत लंबी हो गई थी वीडियो। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जो आपको मुश्किल लग रहा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। ठीक है, बाकी आप सबको बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आपके पेपर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।